1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। वो जो दिन है वो आज तक मेरी आंखों के सामने है। जब उनको लाया गया एम्स, किसी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, शी इज डेड। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बिल्कुल बहुत रेयर होता है जी। उसके 88 यूनिट इंदिरा गांधी को दिए। एक तरफ से ब्लड जा रहा था, दूसरी तरफ से पानी निकलता था। 88 यूनिट्स ओ नेगेटिव ब्लड जो रेयर ब्लड ग्रुप था, किसी के काम आ सकता था। हाँ। वो फ्लश होता रहा। वो फ्लश नवंबर के पहले सप्ताह में 1984 में हम लोग सब डरते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी 4 दिन दिल्ली में। इतने एम्स गवर्नमेंट कहती है हमने खोल दिए, उसके बाद भी वहां पर मारामारी है। ये प्रॉब्लम क्यों आज तक सॉर्टेड नहीं हो पा रही है? सड़क हादसों में भारत में आज की तारीख में 2 लाख लोगों की मृत्यु साल में होती है। अभी बाकी एम्स को एम दिल्ली बनने में 30, 40, 50 साल लगे। रोबोटिक सर्जरी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? वरदान है या अभिशाप? रोबोटिक सर्जरी फॉर प्रोस्टेट इज वन प्रोसीजर जिसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उसमें उसका लाभ है। आपकी लाइफ की वो कौन सी सर्जरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी? जब भी हम कोई पहला प्रोसीजर करते हैं वो हमेशा याद रहता है। लगता है कि मॉडर्न साइंस के अंदर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि सर्जरी को रिप्लेस कर सकती हैं। सर्जरी शुड नॉट बी दी फर्स्ट ऑप्शन, ये पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हम सब डॉक्टर्स को भगवान की तरह देखते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हमें मौत अपने करीब निकट आती है, दिखती है, या फिर जब हमें लगता है कि हम बहुत परेशानी में हैं, फिजिकली खास तौर पर या मेंटली भी समटाइम्स, तब हम डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे हम अपना ट्रीटमेंट कराकर खुद को ठीक महसूस करते हैं। तो आज एक ऐसे ही डॉक्टर से हम मुलाकात करेंगे जो एक बड़ा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में रखते हैं। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप अगर डॉक्टर्स से बात करने में एक अच्छा महसूस करते हैं या फिर आप डॉक्टर्स को सुनने में अच्छा महसूस करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं आज स्टूडियो में, जो कि एम्स के एक्स डायरेक्टर भी हैं। 2013 से 2017 तक एम्स के डायरेक्टर रहे, जनरल सर्जन हैं और इनकी एक अच्छी एक्सपर्टीज है सर्जरी की, जनरल सर्जरी के अंदर। तो सर से मैं आज आपको सीधे मिलवाता हूं। सर स्वागत एक तो सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, आप स्टूडियो में आए और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पर जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर आम लोग सब सोचते हैं। तो इन डिटेल जाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा एक मानना है और पब्लिक का भी ये मानना होता है। जब मैंने लोगों से बात की कि आज मैं मिश्रा सर का इंटरव्यू करने जा रहा हूं, पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि सर्जन लोग बड़े रूड जैसे होते हैं क्योंकि वो पूरे टाइम एक OT के अंदर अपना सर्जरी कर रहे हैं। और तो इज इट लाइक दिस? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा लिमिट में रह के बात करूं, ज़्यादा ह्यूमरस ना हूं, और अगर आप एक जॉली नेचर के भी होते हैं तो फिर मैं थोड़ा और खुलकर आपसे बात कर पाऊंगा। इज इट? नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा रिजर्व होते हैं, जैसे हमारे जो भूतपूर्व डायरेक्टर थे प्रोफेसर वेणुगोपाल। अच्छा, अगर उनका उदाहरण लें तो हाँ, उनसे कोई हंसी मजाक का जरा मुश्किल था। हालांकि वो भी अगर आप देखिए तो ऊपर से सख्त थे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट थे वो भी। ऐसा नहीं है। तो वो जो एक सॉफ्टनेस है वो हर एक में होती है। ठीक है, आपको कई बार अपने रेजिडेंट्स के सामने थोड़ा सा अपना एक सीनियरिटी, सीरियस टफ एटीट्यूड रखना होता है जी। मैं समझता हूँ उसकी भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, बट कुछ लोग रखते हैं। लेकिन वो अधिकतर लोग मेडिकल प्रोफेशन में उनके कुछ ना कुछ और आयाम होते हैं अदर देन मेडिकल प्रोफेशन। उसी तरह से सर्जन्स के भी होते हैं। जैसे कुछ सर्जन्स ऑपरेशन के दौरान थोड़ा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। अच्छा। कुछ भजन सुनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग बात करते रहते हैं अपने असिस्टेंट से, नर्सेस से, एनेस्थीसिया वालों से। कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है ऑपरेशन के दौरान, अगर ऑपरेशन ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन अगर उसमें कोई स्टेप ऐसा आया जिसमें थोड़ी जटिलता है तो फिर हम लोग थोड़ा चुप हो जाते हैं उस समय। और फिर हम चाहते नहीं है कि शोर शराबा हो ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि हमको अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो ऑपरेशन पे लगानी होती है। हालांकि जब हम लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे हम कहते हैं लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं जी। एक होता है कॉग्निटिव, जिसमें हम सब पढ़ते हैं, कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर याद रखते हैं। तो वो ब्रेन का जो एक मेमोरी का खाना है हमारा, जो बचपन से हम लोग
भरते हैं। कंप्यूटर है, ब्रेन भी एक तरह का, जी। उसमें ओल्ड मेमोरी रहती है, कई बार रिसेंट मेमोरी गायब हो जाती है, ये भी होता है। 50 साल पुरानी बात याद है और 5 याद मिनट है। पहले क्या खाया था भूल गए। तो ये मतलब अनकॉमन नहीं है, ये काफ़ी कॉमन है। एग्जैक्टली। ये उसके बाद एक होता है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम जो करते हैं अपना हाथ से उसको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन, जो हम स्किल सीखते हैं। जी। और उसके 5-6 उसके स्टेप्स होते हैं कि कुछ चीज़ हम सीखते हैं किसी को, अपने सीनियर को देख के, ऑब्जर्व, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। फिर हम कुछ चीज़ सीखते हैं किसी को करते हुए देख के, और वो हमको स्टेप्स बताते हैं, हम उनको रिपीट करते हैं, और उसके बाद फिर हम करते हैं, हम उसको वर्बलाइज करते हैं, और वो हमारा जो मेंटर है वो उसको कहता है हाँ ठीक है, और इस तरह से हम स्किल एक्वायर करते हैं। और स्किल जब हमको आ जाता है और इतना अच्छा आ जाता है कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ता। अब जैसे मुझे अगर लेप्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर करना है तो वो ऑटोमेशन जिसको हम कहते हैं, ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है कि मुझे पढ़ के नहीं जाना एक दिन पहले। लेकिन हाँ, ऐसा कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर है जो हम साल में 1 बार 2 बार करते हैं तो उसको अभी भी पढ़ के जाते हैं, ओके। जिससे हमको उसके स्टेप्स पता रहे। लगभग 40 साल के एक्सपीरियंस हाँ, उसके बाद भी। ओके। तो ये जो है, क्योंकि पेशेंट का जो हित है, पेशेंट की जो सेफ्टी है, वो हमारे लिए सबसे ऊपर होती है और होनी चाहिए सबके लिए। मैं अपने छात्रों को भी यही कहता हूँ जी। कि अगर आप पेशेंट के साथ हैं तो मैं नहीं समझता कोई भी आपको कोर्ट कचहरी में खींचेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने झूठ बोला है, या आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, या आपने ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, तो फिर समस्या आती है और उसके लोगों को परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो पेशेंट का जो हित है वो सर्वोपरि होना चाहिए। सर, ऑपरेशन थिएटर की आपने अभी बात की, आपने कहा ओटी के अंदर जब आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो कुछ डॉक्टर्स म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइट मूवमेंट भी रखना चाहते हैं जिससे कि सर्जरी अच्छे तरीके से जाए। वो मोमेंट वो होता है जब बाहर, उस गेट के बाहर एक फैमिली खड़ी होती है और बहुत सीरियस होती है। उस वक्त पर उन्हें पता ही नहीं होता, एक ऐसी ग्रे तस्वीर होती है जिसके अंदर उन्हें पता नहीं होता कि ओटी के अंदर क्या चल रहा है, बहुत सीरियस माहौल होता है। ओटी के अंदर का थोड़ा सा एक ऐसा माहौल मुझे बताइए जो आपको सबसे ज्यादा यादगार हो, जो आपको लगता हो इस 40 साल में ये मोमेंट मुझे आज भी याद आता है। देखिए, ओटी का अगर मोमेंट आप पूछेंगे तो 1984 में 31 अक्टूबर को अच्छा। इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। बिल्कुल। 2 टेररिस्ट ने घर पे जी। उनके सुरक्षाकर्मी थे दोनों जी। और जब उनको लाया गया एम्स, तो उनकी बहू उनको लेके आई थी एम्बेसडर कार में, और उनके आप उस वक्त वहीं उसी मैं एम्स में वहीं थे? था। ओके। और उनके एक सेक्रेटरी थे आर.के. धवन जी। वो थे साथ में, और उनकी बहू थी राजीव गांधी की पत्नी जी। और वो लोग लेके आए थे। नीचे इमरजेंसी में आए। इमरजेंसी में ये हुआ कि किसी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, शी इज़ डेड। बिल्कुल। बट किसी ने कहा सिचुएशन को भी संभालना था उस हाँ, वक्त किसी ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा अंगूठा हिला है पैर का। हाँ 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 हाँ, ये सारे बहुत ही डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, तो बाद में फिर बहुत टेस्टमनीज ये आई इसकी। हुआ, तब तक समाचार आ गया जी। कि अभी डिक्लेयर मत करिए। हाँ। क्योंकि न राजीव गांधी उस समय दिल्ली में थे, और राष्ट्रपति जी न भी नहीं थे राष्ट्रपति उस भी नहीं थे दिल्ली में बिल्कुल। कि वो लोग आ जाएंगे। तो ये घटना है करीब 9:15 बजे सुबह की। और हम फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। उस समय ऑपरेशन थिएटर खाली हुआ था, एक हमारे 8th फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर थे, उनमें एक कार्डियक सर्जरी का ओटी पेशेंट एक अभी बाहर निकला था, तो उसमें फिर उनको शिफ्ट किया और उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। आप को अचंभा होगा कि एक ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, बिल्कुल, बहुत रेयर होता है जी। उसके 88 यूनिट इंदिरा गांधी को दिए। एक तरफ से ब्लड जा रहा था, दूसरी तरफ से पानी निकलता था, जबकि हम जानते थे, मतलब डॉक्टर्स जानते थे कि वो डेड हैं। हाँ, डेड क्या मतलब बचने की संभावना न्यूनतम थी। ओके। और क्योंकि AK-47 से इस तरह के मल्टीपल शॉट्स थे, वेपन से इतनी क्लोज रेंज पे लगेगा तो क्या होगा। एग्जैक्टली। तो उसका कोई संभावना नहीं थी। लेकिन लोगों की लाइन लग गई थी ओ नेगेटिव वालों की, कांग्रेस के जो वर्कर्स थे। हाँ। और दे केप्ट डोनेटिंग, द ब्लड वाज केप्ट गिविंग। और फिर 2:20 पे दोपहर को उनको
मृत घोषित किया गया था। और 88 यूनिट्स ओ नेगेटिव ब्लड, जो Blood- रेयर ब्लड ग्रुप था, जो किसी rare के blood- काम आ सकता था, हाँ। वो फ्लश होता रहा, वो फ्लश उसमें देते रहे, क्योंकि मतलब एक तरीके से वेस्ट ऑफ था वो। अब जो भी है वो जी। देश की प्रधानमंत्री थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, तो कोई भी उसका कोशिश की गई, आखिरी नोबडी कोशिश। वांटेड टू लीव एनी Exactly. स्टोन अनटर्न्ड कि भाई ये हो कि आपने पूरा उपचार ठीक से नहीं किया जी। उनको मान के। तो मैं समझता हूँ उस समय, और एट द एंड उनका शरीर काफ़ी सूज गया था। तो वो जो दिन है वो आज तक मेरे आंखों के सामने है। आप उसका पार्ट थे? मेरे प्रोफेसर थे, ओके। हम लोग ओटी में थे, जी। हम लोग यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ब्लड लेना Exactly. करना। तो दैट इज़ वन डे विच इज़ इम्प्रिंटेड इन माई माइंड। ये आपके लिए एक्सपीरियंस था, ये आपके लिए एक लेसन था, ये लेसन भी आपके था। लिए? उसके बाद फिर जो थोड़ी वायलेंस शुरू हुई एंड ऑल दैट, फिर उसके पेशेंट आने शुरू हुए, तो वो एक अपने में और समझिए ये 31 अक्टूबर की बात थी, और नवंबर के पहले सप्ताह में 1984 में हम लोग सब डरते थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी 4 दिन दिल्ली में। एग्जैक्टली। फ्री फॉर ऑल था। और आपको पता है उसके तो बहुत जांच वांच हुई, और अभी भी केस चल रहे हैं उसके, और कि ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से हुआ वो। तो उसके बाद फिर जब आर्मी को बुलाया 4 दिन बाद, फिर देन थिंग्स। सवाल यही उठता रहे कि 4 दिन तक क्यों नहीं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा सर, ओटी के अंदर जब आप बता रहे हैं कि ऐसे केसेस भी आते हैं जो अचानक से, मतलब अंदर हमें पता है कि पेशेंट नहीं है, लेकिन बाहर हम नहीं बता सकते क्योंकि सिचुएशन बिगड़ जाएगी, तो ऐसे केसेस में ओटी के अंदर हो क्या रहा होता है? वहाँ पर डॉक्टर्स को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब उसमें फ्रूटफुल नहीं होगा वो, बट एट द एंड आपको करना है, तो ओटी के अंदर क्या बातें होती हैं? नहीं, उसमें होता ये है कि कुछ केसेस में तो हमें पता होता है कि ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, और कोई इसमें ऐसी गड़बड़ होने की संभावना न्यूनतम है जी। 0 तो किसी में होती नहीं है जी। साधारण से साधारण ऑपरेशन में भी। और उसके लिए हम लोग पहले से उनके सबको, पेशेंट को भी, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी, उनके माता पिता हैं या जो भी हैं, साथ में उनको बता भी देते हैं। कंसेंट इसी बात की होती है। बिल्कुल। और उसका जो कॉमन उदाहरण मैं देता हूँ कि भाई देखिए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, अभी नोएडा आया, बिल्कुल, गाड़ी से आया। बिल्कुल। सड़क हादसों में भारत में आज की तारीख में 2 लाख लोगों की मृत्यु साल में होती है। मैं भी किसी दिन उसका पार्ट हो सकता हूँ, रोज़ तो नहीं होता, तो मैंने सड़क पे आना जाना तो नहीं बंद किया। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से सर्जरी भी, एनेस्थीसिया भी, लोगों को हम कहते हैं कि इट्स ए नेग्लिजिबल रिस्क, बट 0 नहीं है किसी भी सर्जरी में, किसी भी सर्जरी में, छोटी या बड़ी। आप देखिए, डेंटल की चेयर पे बैठ के लोकल से रिएक्शन हो जाती है, या लोकल एनेस्थीसिया से रिएक्शन हुई, आप कोई लोकल में कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या किसी और ड्रग से रिएक्शन हो गई, एंटीबायोटिक से हो गई, किसी एनेस्थेटिक ड्रग से रिएक्शन हो गई, तो वो तो हमें नहीं पता होता। इतना रेयर होती हैं ये चीज़ें कि वंस इन लाइफ टाइम होती हैं, बट उस पेशेंट के लिए 100% है, लेकिन उसको हम लोग भी एब्जॉर्ब करने में हमको भी दिक्कत होती है। तो नेचुरली रिश्तेदारों समटाइम्स जो रिएक्शंस होते हैं सर, डॉक्टर्स, पेशेंट के लिए तो ये होता है कि डॉक्टर की 100% गलती है, लेकिन डॉक्टर की एग्जैक्टली कितनी गलती होती है वहाँ पर, कितना नेग्लिजेंस होता है? मेडिकल एरर्स होती हैं, वी नो दैट। इसीलिए जो एक WHO सेफ्टी चेकलिस्ट शुरू हुई, और जो काफ़ी हॉस्पिटल्स में अब रिलीजियसली फॉलो भी होती है, जिसमें जब पेशेंट अंदर आते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि क्या प्रोसीजर है, कितना ब्लड लॉस एंटिसिपेटेड है, क्या एंटीबायोटिक मिल गया, क्या कोई हाई रिस्क फैक्टर थे जिसकी कंसेंट हो गई है। तो कुछ एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रश्न होते हैं जो एक नर्स उनसे पूछती है, कुछ सर्जरी रिलेटेड होते हैं वो हमसे पूछती है, और जिससे कि गलत साइड की सर्जरी ना हो जाए, गलत ऑपरेशन ना हो जाए, गलत पेशेंट ना आया हुआ हो ओटी में। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये प्रोटोकॉल भी फॉलो कर लें तो मेडिकल एरर्स इससे बहुत सिग्निफिकेंटली गलतियाँ कम होने की संभावना रहती है। और ये जो यूनिवर्सल है, कोई ऐसा नहीं है कि भारत में ही होता है जी। हमारे यहाँ से ज़्यादा गलत साइड की सर्जरी अमेरिका में होती है। अच्छा। क्योंकि उनके क्या होता है कि मरीज़ को किसी ने 3 महीने पहले देखा है, डेट मिल गई, उस डेट पे वो आ गया, उन्होंने 1 दिन पहले देखा नहीं होता पेशेंट। हमारे यहाँ कम से कम चाहे एम्स में भी हो
जब जहाँ पेशेंट की संख्या ज़्यादा थी या प्राइवेट में जहाँ संख्या कम है, हमें पता होता कौन सा पेशेंट ऑपरेशन के लिए आ रहा है कल, बिल्कुल। उसका क्या प्रोसीजर मेरे को करना है, पहले से स्टडी हो जाती हाँ, है। तो उसका पहले से हमें, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में हमको प्लास्टिक सर्जन का भी सहयोग चाहिए जी। तो उनसे बात कर लेते हैं, और किसी और का सहयोग चाहिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, देश के अंदर एक इमेज एम्स को लेकर ये है कि भाई एम्स में हमें एडमिशन चाहिए या एम्स में हमें काम करना है, क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक वहाँ रहे और आपने एक व्यवस्था संभाली वहाँ की। एम्स में आज भी मारामारी है। इतने एम्स गवर्नमेंट कहती है हमने खोल दिए, उसके बाद भी वहाँ पर मारामारी है और मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है कि पेशेंट वहाँ पर जाता है, उसे नंबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सोचता है किसी जुगाड़ से मिल जाए, बहुत तरीके अपनाता है। ये प्रॉब्लम क्यों आज तक सॉर्टेड नहीं हो पा रही है? नहीं, ये सप्लाई और डिमांड की बात है सारी। जी। एम्स दिल्ली, अभी बाकी एम्स को एम्स दिल्ली बनने में 30, 40, 50 साल लगेंगे। अच्छा। ठीक है, वहाँ इक्विपमेंट उतना टाइम नहीं लगेगा जितना एम्स दिल्ली को एम्स दिल्ली बनने में लगा। बिल्कुल। क्योंकि पहले हमारे पास इतना फाइनेंसेस नहीं होते थे हर डिपार्टमेंट्स के पास। जी। आज हमारी जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर है, बिल्कुल। फंड्स बहुत मिल जाते हैं, तो इक्विपमेंट तो आ जाता है, लेकिन लोगों को उसका उपयोग और पेशेंट का फेथ, ये दोनों चीज़ होती है, फिर एक्सपीरियंस। जी। तो एम्स दिल्ली जो बना है वो देखिए कितने सालों में बना है, 56 में शुरू हुआ था। उस समय हमारे पास भी बिल्डिंग नहीं थी एम्स के पास, सफदरजंग जाते थे हॉस्पिटल, हम सफदरजंग का यूज़ करते थे, और एक कमरे से ओटी शुरू हुआ, उसमें कार्डियक सर्जरी भी होती थी, न्यूरो सर्जरी भी होती थी, और उससे करते करते आज हम इस अवस्था में पहुँचे हैं। तो बाकी संस्थान भी अगर इतने वर्ष नहीं भी लगेंगे तो उसे आधे तो लगेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट होने में वक्त लगेगा। तो अच्छा, लोगों का थोड़ा सा, लोगों को भी डेडिकेट करना पड़ेगा अपने को। जैसे हमारे फर्स्ट जनरेशन एम्स के लोगों ने किया, जो विदेश से आए जॉब छोड़ छोड़ के, और कुछ लोग कहते थे जैसे कि मेरा तो इसमें विस्की का बिल भी नहीं निकलता है जो सैलरी मुझे यहाँ मिलती है। जो यूके से आए, यूएसए से कुछ लोग आए छोड़ के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू या राजकुमारी अमृत कौर जाते थे, लोगों को कहते थे तो वो लोग आ जाते थे। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने शुरू में ज्वाइन किया, और शुरू में जो हमारा फैकल्टी स्ट्रेंथ थी वो करीब 80 थी, और उससे जो प्रोटोकॉल बने, उससे जो एक एम्स में कल्चर बना एकेडमिक एनवायरनमेंट का, तो वो चल रहा है, और मैं समझता हूँ चलेगा। अब वही एनवायरनमेंट अब दूसरे एम्स में लोगों को डेवलप करना है, तो वो चैलेंज है। क्योंकि उसमें चैलेंज ये है कि आज क्या लोग उतने डेडिकेशन से करते हैं काम, एक ये प्रश्न चिन्ह होता है। बिल्कुल। तो वो भी एक प्रश्न है ना। हालांकि सुविधाएं आज के यंग लोगों को ज़्यादा हैं हमसे। आज जैसे मैं जब था 17 में मैं रिटायर हुआ, तो मेरे विभाग में भी हमारे पास रोबोट नहीं था जी। आज हमारे डिपार्टमेंट में वहाँ पर रोबोट आ गया है, सारे बच्चे कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सब लोग कर रहे हैं, रोबोट से भी कर रहे हैं। सबको टर्न बाय टर्न एक एक दिन मिलता है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्स में। और तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस तो होगी, और वो उसका कोई विकल्प भी नहीं होता। आपने रोबोट्स की बात की, रोबोटिक सर्जरीज का बहुत ज़्यादा अब आ रहा है। हॉस्पिटल्स कहते हैं देखिए हमारे पास रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं। रोबोटिक सर्जरी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये एक मॉडर्न साइंस की हमें एक मतलब कहते हैं ना कि विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, तो आप इसे किस तरफ काउंट करते हैं? देखिए, रोबोटिक जो डेवलप हुआ मेडिसिन के लिए जी। वो अमेरिका के डिफेंस फोर्सेस में डेवलप हुआ। ओके। स्पेस मिशन जाते थे जी। तो कभी मान लीजिए किसी को कुछ समस्या हुई स्पेस मिशन में, तो ज़मीन पे से, धरती पे से उसको ऑपरेट करने के लिए ये डेवलप हुआ था, बिल्कुल। विकसित हुआ था। लेकिन उसमें बहुत उसका उपयोग हो नहीं पाया, और ये कंपनी जो एक रोबोट बनाती थी, डाविंसी नाम है उसका, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रही थी। और एक यूरोलॉजिस्ट हैं यूएसए में, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मनी मैनन, वो लेप्रोस्कोपी सीखना चाहते थे, लेकिन उनको मुश्किल हो रही थी लेप्रोस्कोपी सीखने में जी। और किसी ने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया ये रोबोट से। तो जब रोबोट पे बैठ के उन्होंने वही प्रोसीजर किया, प्रोस्टेक्टमी जो एक कॉमन प्रोसीजर है यूरोलॉजी में कैंसर के लिए, तो उनको अच्छा लगा
कि भाई मैं लेप्रोस्कोपी से नहीं कर पा रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, अब मैं रोबोटिक से कर सकता हूँ इसको। तो आज भी अगर आप देखें तो रोबोटिक सर्जरी फॉर प्रोस्टेट इज़ वन प्रोसीजर जिसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उसमें उसका लाभ है रोबोट का, क्योंकि वो डेप्थ में होता है और डेप्थ में प्रिसीजन चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, सूचरिंग के लिए चाहिए, उसके लिए रोबोट अच्छा होता है। ओके। लेकिन अब कोई कहे कि मैं गॉल ब्लैडर रोबोट से निकालूंगा, दिस इज़ लाइक किलिंग ए फ्लाई विद ए गन। या अपेंडिक्स निकालूंगा, जो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उसका उतना लाभ नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है, पेशेंट को कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, सर्जन को एडवांटेज है रोबोट यूज़ करने में, क्योंकि हम तो आराम से बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको स्ट्रेस नहीं करना पड़ा हाथ का, कंधे का, जो लोगों फिंगर से को अपना काम कर फिंगर्स रहे का होता है, वो कुछ नहीं है, वहाँ बैठ के हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली सर्जन कंफर्ट मशीन है। इसके कुछ लाभ ज़रूर हैं, जैसे सूचरिंग कहीं भी करनी हो जी, और थोड़ा मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो तो उससे लाभ होता है, उससे प्रिसीजन होता है डिसेक्शन में। तो कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो रोबोट से करने में उचित है, लेकिन अधिकतर प्रोसीजर जिनमें होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रोबोट से हों, वो लेप्रोस्कोपी से भी उतने ही बिल्कुल एफिशिएंसी से हो जाते हैं। सर, डॉक्टर्स में भी बहुत सारे, जैसे कार्डियक सर्जन हैं, अपने न्यूरोसर्जन हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट की लाइफ जो होती है, एक सर्जन की लाइफ जो होती है, वो बाकी डॉक्टर्स से कितनी अलग होती है? जैसे एक मान लीजिए एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक डेंटिस्ट हैं, इन सब की लाइफ क्या अलग 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 तरीके से होती है? क्योंकि देखिए प्रोफेशन का कहीं ना कहीं असर तो आपके माइंडसेट पर, आपके लाइफ स्टाइल पर आता ही है। एक सर्जन की लाइफ में कितना अंतर आता है उसकी सर्जरी के प्रोफेशन की वजह से? सर्जन, मैं कहूँगा डेफिनेटली एक उनका जो अपब्रिंगिंग होती है जी, वो ना सुनने के आदी नहीं होते। ओके, एक बात तो ये है, उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है, ओके, और कैसे आप उसको संभव करेंगे, यही चैलेंज होता है, यही चुनौती होती है हम सब के लिए। तो हम लोग आमतौर से नहीं सुनना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सकारात्मक बात हो, सकारात्मक एक्शन हो, सकारात्मक हमको करने का अवसर मिले। और जी। हर सर्जन ऑपरेशन टाइम ज़्यादा चाहता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में बात कर रहा हूँ, जहाँ सीमित समय होता है, जी, दिन सबके निर्धारित होते हैं, किसी को 1 दिन मिल रहा है, किसी को 2 दिन मिल रहे हैं, घंटे सीमित हैं, उसमें एनेस्थीसिया टीम होती है। तो ये हमेशा टसल चलती है सर्जन और एनेस्थेटिस्ट के बीच में कि उनको उतना चार्म नहीं होता कि थिएटर चलता रहे। सर्जन्स को ये होता है चलता रहे, सर्जन करते रहेंगे, सर्जरीज करते रहें, नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ेंगी। हाँ, तो उसमें ट्रेनिंग भी अच्छी हो जाती है, एक्सपोजर भी रेजिडेंट्स का अच्छा होता है, उनको असिस्ट करने को ज़्यादा मिलता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पेशेंट्स का लाभ हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा फंडामेंटल। दूसरे सर्जन्स की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, जी, वो बहुत अधिक होती है फिजिशियंस के मुकाबले। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आया कि पेट में दर्द हो रहा है, जी, तो उसमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या बीमारी है, क्या डायग्नोसिस बनी नहीं बनी, तो उसमें निर्णय करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है बहुत बार, कि पता नहीं भाई क्या है, ये अपेंडिक्स है, या ये इंटेस्टीन का टॉर्शन है अंदर, या ये गॉल ब्लैडर की बीमारी है, या कुछ और है, किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन डिसीजन उस समय ये करना होता है कि क्या सर्जरी इमीडिएटली चाहिए, और अगर चाहिए तो वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आंत में छेद हो गया और अंदर सेप्सिस बन रही है, तो हर मिनट की देरी उसके रिजल्ट को कम करती है, आपकी मृत्यु की संभावना बढ़ाती है, सेप्सिस की संभावना बढ़ाती है। तो सर्जन्स को ये डिसीजन, अच्छा इसी प्रकार से ऑपरेशन करते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप हर चीज़ का तो नहीं सोच सकते, और क्योंकि बहुत सारी अनएंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। अब किसी में ब्लीडिंग शुरू हो गई, अब ब्लीडिंग आपके हाथ में नहीं होती है कई बार, तो उसको कैसे रोकें? बिल्कुल। और कई बार नहीं रुकती है, तो कई बार पेशेंट की ऑन टेबल भी मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी संभावना रहती है। अगर कुछ इस तरह का मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ तरह के ऑपरेशंस में ब्लीडिंग संभावना ज़्यादा होती है। और जैसे ट्रॉमा अगर आप ले लें, तो ट्रॉमा में तो विदिन 24 आवर्स जितनी भी मृत्यु होती हैं, मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं, वो हेमरेज की वजह से होती है, खून रिसाव की वजह से होती है, कि खून का रिसाव समय से नहीं बंद कर पाए तो पेशेंट की जान चली जाती है।
अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मिथ हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बेहतर बता पाओगे। एक तो ये कि कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स जो हो जाते हैं वो फिर ओटी में खुद ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते हैं, वो जूनियर से करवा रहे होते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जबकि बाहर लोगों को लग रहा होता है कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसा होता है? ये अवश्य होता है। ओके। और उसमें कोई, मैं समझता हूँ लोगों को समझना भी पड़ेगा जी। कि एक समय ऐसा आता है जो मुझे लगता है कि मेरे जो यंगर कोलीग है वो जी। बेटर कर लेता है इसको। एक तो ये एस्पेक्ट होता है उसका। दूसरे, अंडर सुपरविजन हमको करवाना भी है, उसको ग्रूम करना है, सिखाना भी है। तो कैसे, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही इज़ लर्निंग एवरीथिंग, but because I am assisting or I am observing, so जी। as and when there is a problem, I'll take over. तो Exactly. ये अनकॉमन नहीं है प्रैक्टिस, और ये होती है पब्लिक हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होती है, प्राइवेट में कम होती है, बट प्राइवेट में भी होती है, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ होती है। ये अमेरिका में भी होती है, यूरोप में भी होती है, भारत में भी पर वो होता है। पूरे एक डायरेक्शन सिस्टम में होता है, हाँ, एक सिस्टम बना हुआ है, डॉक्टर की नज़र में होता है। नहीं वो सीनियर डॉक्टर की। इसीलिए अब जैसे हम लोग, गॉल ब्लैडर सर्जरी बहुत कॉमन है जी। लेकिन अगर कोई हमारा सीनियर रेजिडेंट भी कर रहा है तो हम हटते नहीं है वहाँ से, कि जिससे कोई समस्या जैसी आए तो हम स्क्रब करके एंड विल फिनिश द प्रोसीजर। अगर कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट का अहित नहीं होना चाहिए सीखने और सिखाने के उसमें, और उसका तरीका यही है कि आप हेल्प करिए। जो जैसे मैंने कहा, ये जो साइकोमोटर स्किल है इसमें आप ऑब्जर्व करिए, आप असिस्ट करिए जी। फिर आपको कोई सीनियर मेंटर असिस्ट करेगा, फिर आप इंडिपेंडेंट करिए तो आई एम ऑब्जर्विंग, और उसके बाद फिर ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है। और तुषार जी, इसमें मैं जब लेप्रोस्कोपी आई थी 90s में, अर्ली 90s में, तो ये हम लोगों का एक बहुत सक्षम माध्यम था सीखने और सिखाने का। उस समय तो कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि जैसे एक, आई स्टिल रिमेंबर, एक गुवाहाटी के हॉस्पिटल में सर्जन ने इनवाइट किया हमको। हमने 91 में शुरू कर दी थी, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं शुरू करी थी। 3 दिन में हमने 40 गॉल ब्लैडर ऑपरेशन किए। पहले दिन 9 या 10 गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन मैंने किए, लोकल सर्जन ने मेरे को असिस्ट किया, कैमरा पकड़ा मेरे लिए। उसके बाद दूसरे दिन मैंने उनके लिए कैमरा पकड़ा और उन्होंने सर्जरी के प्रोसीजर किया। जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हुई, आई टुक ओवर एंड ही स्टार्टेड असिस्टिंग मी। थर्ड डे फिर मैं बाहर खड़ा हुआ था और वो कर रहे थे अपनी टीम के साथ। एंड दैट्स हाउ दिस द होल प्रोसेस ऑफ मेंटर मेंटी या प्रिसेप्टरशिप प्रॉक्टरशिप मॉडल डेवलप हुआ। और बहुत ही इफेक्टिव, सेफ माध्यम है ये सीखने का और सिखाने का। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी कही जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि सर्जरी जब हो रही होती है तो बहुत लंबी लंबी सर्जरीज भी चलती हैं। आपके भी साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि सोचा था 4 घंटे, हो गए 8-10 घंटे चल रहा है। उस टाइम पर थकान भी हो जाती है, डॉक्टर्स को थकते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो कहा यह जाता है कि समटाइम्स डॉक्टर लिकर कंज्यूम करके ओटी में होते हैं या फिर ऑपरेशन करते हैं। ये होता है या एक मिथ है केवल? ये तो मिथ, मैं कहूँगा मिथ है। ओके। क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। अच्छा। एक फिल्म ज़रूर आई थी, ये फिल्म थी, देखिए, तेरे मेरे सपने थी, देवानंद की फिल्म थी। और उसमें उनके जो ब्रदर हैं जी, उन्होंने एक डॉक्टर का रोल किया था। ओके। नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा, उनके 3 ब्रदर थे ना, हाँ। चेतन आनंद, मैंने मूवी नहीं देखी थी। नहीं, चेतन आनंद एक सबसे बड़े थे, अच्छा, देवानंद ओके। सबसे छोटे थे, बीच के ब्रदर थे। ओके। तो वो ही वॉज ए गायनी डॉक्टर, मीन्स वुमेन डॉक्टर। ओके। और वो डिलीवरी वगैरह कराते थे। तो उनको उस फिल्म में दिखाया कि वो थोड़ी अल्कोहल पी लेते थे। बट रियलिटी में आम तौर से मैंने तो 50 वर्ष में नहीं देखा कि किसी ने पी के सर्जरी करी। ओके। अब तो खैर रूल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ों को लेकर। ओके। और अच्छा, एक चीज़ और भी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ की वो कौन सी सर्जरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी, या जो लंबी चली हो, जो टिपिकल रही हो, टफ रही हो? देखिए, जब भी हम कोई पहला प्रोसीजर करते हैं वो हमेशा याद रहता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गॉल ब्लैडर रिमूवल had just was introduced in 1990. Okay. We started performing it in 1991. Okay. So when I did my first laparoscopic removal of gallbladder, we didn't have a camera. So I was looking through the telescope.
यूजिंग माई बोथ दी हैंड्स। और जो गॉल ब्लैडर आज मैं आधे घंटे में कर लेता हूँ, उस समय मेरे को 4 घंटे लगे थे। ओके। दूसरे कुछ मेजर प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें तो एंटिसिपेशन होता है कि इसमें टाइम लगेगा। एक बहुत मेजर प्रोसीजर होता है जीआई सर्जरी, जनरल सर्जरी में, जो जीआई सर्जन आप ज़्यादा करते हैं, जनरल सर्जरी वाले कम करते हैं। वो है एक पैंक्रेटिक मैलिग्नेंसी के लिए या ड्यूडनल मैलिग्नेंसी, या वहाँ जो लोअर एंड होता है हमारे बाइल डक्ट का, उस पर 4 तरह के ट्यूमर होते हैं जी। उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो, उसको हम लोग नाम देते हैं पैंक्रेटिको ड्यूडनल रिसेक्शन। ओके। और आई वुड से फॉर जनरल सर्जन दिस इज़ द मोस्ट मेजर प्रोसीजर। बाकी तो फिर अगर आजकल तो लिवर वाले सर्जन अलग आ गए हैं, वो करने वाले अलग आ गए हैं, या बहुत सारे प्रोसीजर्स कैंसर के होते हैं हेड एंड नेक में। तो जैसे मैंने रिसेक्शन कर दिया जी, प्लास्टिक सर्जन टीम ने आके रिकॉन्स्ट्रक्शन कर दिया, अब तो ये काफ़ी चलन हो गया है जी। दूसरे हम लोग कभी कभी डी स्क्रब भी हो जाते हैं बीच में, थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी पिया, खाना खाया, जो भी है, एंड तब तक जो हमारे असिस्टेंट्स हैं उनको जो हमारे नेक्स्ट फैकल्टी होते हैं वो लोग शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे एक प्रोफेसर थे एम्स में, डॉक्टर आई के धवन, अच्छा तो वो एचओडी थे जी। तो जब भी विपल्स, इसको विपल्स भी कहते हैं, ये कोई एक मिस्टर एओ विपल थे जिन्होंने शुरू किया था ये 30s 40s में ये प्रोसीजर। ओके। तो जब भी वो ये प्रोसीजर होना होता था तो वो मेरे को बुला लेते थे, तो वो रिसेक्शन के बाद चले जाते थे, रिकॉन्स्ट्रक्शन मैं करता था उसमें। ओके। सो दैट्स हाउ वी ओवरकम दिस टायर्डनेस एंड अदर थिंग्स। बट हाँ, कुछ प्रोसीजर्स में रीइम्प्लांटेशन है, जैसे लिम्ब के, फिंगर्स के, 12-12 14-14 घंटे लगते हैं इसमें। अच्छा, ट्रॉमा सेंटर्स को लेकर जब मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, ट्रॉमा सेंटर्स का एक बड़ा कीवर्ड था जो आपके नाम के साथ बार बार जुड़ रहा था, और जब मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता लगा एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर बना उसमें आपका एक बड़ा योगदान रहा। ट्रॉमा सेंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग सुनते तो हैं ट्रॉमा सेंटर, लोग जानते भी हैं ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, बट एग्जैक्टली क्या आइडियोलॉजी ट्रॉमा सेंटर के पीछे होती है और कितनी फुलफिल वो आज के समय में हो पाती है? देखिए, ये कंसेप्ट नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पे डेडिकेटेड स्टैंड अलोन ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाए। ओके। यूके में भी कोशिश की उन्होंने, बट चूंकि उनके यहाँ उतना ट्रॉमा होता नहीं है। ओके। यूके में मैं गया था 88-89 में फेलोशिप में ट्रॉमा केयर सर्विसेज की, तो मे बी 2 हफ्ते में एक मेजर ट्रॉमा आता था, क्योंकि दे हैव रीजन डेवलप्ड, बिहाइंड दैट? बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स उतने नहीं होते वहाँ। ओके। उन्होंने ट्रैफिक नियम बहुत सख्त हैं, नहीं होते उतने एक्सीडेंट जितने हमारे यहाँ होते हैं, आज भी होते हैं, तब भी होते थे। 88 में 60,000 लोगों की मृत्यु होती थी सड़क हादसों में, आज 2 लाख लोगों की हो रही है। तो अमेरिका में उन्होंने एक डेडिकेटेड ट्रॉमा टीम बना दी हर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, या लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर। जी। भारत में अभी ट्रॉमा, हम लोग जो कहते हैं, मैं टर्म यूज़ करता हूँ, इट इज़ इन एपिडेमिक प्रोपोर्शन। ओके। क्योंकि इस समय ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी है, मोर देन कैंसर एंड हार्ट डिजीज। ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ लॉस्ट एंड ऑल्सो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर लॉस्ट एक्सीड बोथ पुट टुगेदर कैंसर एंड हार्ट डिजीज। हर एज ग्रुप में होता है, बच्चों में भी होता है, वयस्कों में ज़्यादा होता है, बच्चे और वयस्कों में। बिटवीन एज 1 and 44 दिस इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इफ़ यू कंसिडर ट्रॉमा एज ए डिजीज। बिल्कुल। एंड जो हार्ट डिजीज़ कैंसर है वो 50 वर्ष के ऊपर होता है, ठीक है, यंगर में भी होता है, बट लार्जली इट इज़ बियॉन्ड दैट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप किया था, एक ऑर्थोपेडिक के हेड थे एम्स में, कि एक ट्रॉमा सेंटर अलग से बनना चाहिए, और उसी का जो बाई प्रोडक्ट था वो आप देखते हैं कैट्स एम्बुलेंसेज जो दिल्ली हाँ में, बिल्कुल। ये तभी इसको इवॉल्व हुई थी ये कंसेप्ट। ये कौन से साल की बात होगी सर? ये होगी, मैं समझता हूँ, लेट 70s अर्ली 80s की बात। ओके। तो जो कंसेप्ट था ट्रॉमा सेंटर का वो 80s में डिसाइड हुआ, लेकिन एज यू नो, मैंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फंड्स भी नहीं थे, तो फंड्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड फंड्स थे। जैसे 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, फिर उसको 50 करोड़ हुआ, फिर 150 करोड़ में जाके ये ट्रॉमा सेंटर हमारा रिवाइज प्रोजेक्ट में जो एम्स दिल्ली का है, और 2006 में शुरू हम लोग कर पाए उसको। 200 बेड लगे उसमें, इतने लंबे समय के बाद। इतने लंबे समय के बाद। अब ये है कि हर नए एम्स में ये मान लिया गया है कि उसमें ट्रॉमा सेंटर के लिए भी
गुंजाइश रखी जाएगी, क्योंकि ट्रॉमा बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोअर मिडिल गरीब लोगों को होता है, वो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। और ट्रॉमा तुषार जी ये भी है, रूरल और अर्बन ऋण लेने के लिए सबसे कॉमन बीमारी है, क्योंकि आप सडन ये आपके साथ होता है, सडन होता है, आपको पता ही नहीं होता, आप तैयारी नहीं हो पाते। नहीं, वो तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, मुझे हार्ट डिजीज है मान लीजिए जी, तो मैं कहूँगा ठीक है, जो ईश्वर ने करना है करेगा, मैं कुछ नहीं कराना, मैं बाईपास नहीं करा रहा, मैं स्टेंटिंग नहीं करा रहा, आई कैन मेक दैट डिसीजन। इसी प्रकार से कैंसर है, बहुत सारे लोग कैंसर का इलाज नहीं कराते कि जो होना है होने दो। बट ट्रॉमा अगर आप नहीं कराएंगे तो वो तो हर मिनट आपको तंग कर रहा है, और आपके पास सोचने का समय भी नहीं है। दर्द हो रहा है आपको। Exactly. अगर हड्डी टूटेगी तो जुड़वानी तो पड़ेगी उसको, तो उसमें तो आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा किसी न किसी हॉस्पिटल में। तो अधिकतर लोग फिर पब्लिक हॉस्पिटल में ही आते हैं, उसी पर निर्भर होते हैं। और ये उस प्रश्न का भी जवाब है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि 80% या 90% मैं कहूँगा भारत में लोग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर निर्भर हैं। केवल 10 से 20% लोग प्राइवेट हेल्थ केयर पर निर्भर हैं। तो ये बड़ी कॉमन फ्रेज यूज़ होती है कि 80% हेल्थ केयर इज़ इन प्राइवेट सेक्टर। मैंने कहा ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट इसको तब होगा 80% ऑफ हेल्थ केयर इन प्राइवेट सेक्टर, आई एग्री, बट इट इज़ एक्सेसिबल टू ओनली 20% population of our country, and that is the answer what you ask, why so much queue in these AIIMS. जितना क्यू एम्स में है उतनी सफदरजंग में भी है, उतना आरएमएल में भी है, एलएनजेपी में भी है, जीटीबी में भी है और बाकी एम्स में भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो जिस तरह से सरकार का थोड़ा सा इस विषय तरफ ध्यान भी गया है, जैसे आयुष्मान भारत लगाया है, तो उससे मदद हो रही है लोगों की, लेकिन अभी और ज़्यादा करने का आवश्यकता है हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इसको और सक्षम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बिना इलाज के उन लोगों की मृत्यु हो जाती है और समस्याएं तो बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी हम डेवलप करते हैं वो कम पड़ने लगता है एकदम से। तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और उसमें मैं समझता हूँ ये योजनाएं आयुष्मान भारत जैसी कुछ राज्यों ने भी शुरू करी हैं, कुछ बंगाल में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है। बिल्कुल। लेकिन अब आपने जिस तरीके से बहुत सारी बातों का जिक्र किया, सर्जरी डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आने वाले समय में या तो सर्जन बनेंगे या किसी न किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। सर्जरी डिपार्टमेंट किसे चुनना चाहिए? ये खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए सवाल कर रहा हूं आपसे जो लोग अभी चुनेंगे, आगे चल के एक्सपर्टीज को चुनेंगे, सर्जरी में जाएं या कहाँ जाएं, किस व्यक्ति को चुनना चाहिए? ये कोर इंटरेस्ट या कोर क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको सर्जरी में आना है। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन चुनने के लिए पहली प्राथमिकता है कि आप अमीर बनने का सपना मत देखिए। लेकिन हमने तो सुना सर डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं। नहीं कमाते हैं, किस स्टेज पे जाके, मेरी उम्र पे जाके कमाते हैं। ओके। यंग डॉक्टर्स को एमबीबीएस जब ले रहे हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप अमीर बनने का प्रयत्न मत करिएगा, नंबर 1। उसका कारण ये है कि अगर आप जल्दी से पैसे कमाना चाहेंगे तो आप सही तरीके से नहीं कमाएंगे, फिर आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, एथिक्स के खिलाफ, एथिक के खिलाफ। बिल्कुल। एक तो ये समझना है, दूसरे लंबा समय लगता है बिफोर आपको समाज में कोई रिकॉग्निशन मिले कि लोग कहें कि साहब इनसे भी मैं अपना इलाज करा लूंगा। एग्जैक्टली। तो उसमें थोड़ा समय लगता है, फेथ अर्न करना पड़ता है। आप देखिए, अगर पीजी कोई मान लीजिए करता है तो 8.5 वर्ष लगते हैं मिनिमम। फिर सीनियर रेजिडेंसी करी आपने, जो करना मैं समझता हूँ अच्छी बात है और करना चाहिए सबको, तो 11.5 साल हो गए। या कोई सुपर स्पेशलिटी में जा रहा है, यूरोलॉजी में जा रहा है, जीआई सर्जरी में जा रहा है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी, तो 3 वर्ष और। तो या तो सीनियर रेजिडेंसी करे या कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करे, तो 11.5 साल हो गए। बिल्कुल। उसके बाद भी आपको ग्रूम होना पड़ता है फॉर अनदर 7-8 ईयर्स। तो आप देखिए कितना समय लगा, 15 साल मिनिमम आपको लगेंगे। तो जो हम उम्र के इस लोअर स्पेक्ट्रम पे खर्च करते हैं वो हमको डिविडेंड बाद में मिल जाता है। अब जैसे मैं हूँ, आई एम स्टिल ऑपरेटिंग, और लोग कराना चाहते हैं हमसे। हमारे कुछ
टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं जो अभी भी 80, 85, 90 साल पे भी कर रहे हैं, और फिजिशियन तो कंसल्टेशन दे ही सकते हैं। सर्जन्स की लाइफ थोड़ी सी मैं कहूँगा कम होती है कि भाई लोग फिर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते सर्जरी का, तो फिर वो एक लंबे टाइम तक सर्जरी करने के बाद क्या स्ट्रेस होता है सर्जरी करने से? स्ट्रेस यही वो होता है, ब्लड देखना, वो ब्लड वगैरह कटिंग तो देखना। ये मामूली बात होती है, ओके। लेकिन ये स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है कि यार पेशेंट ठीक हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। बिकॉज सर्जरी में ये हमेशा होता है, व्हेन यू थिंक लीस्ट समथिंग रॉन्ग गोज विद द पेशेंट, तो फिर वो थोड़ी सी अपसेटिंग होता है कि उसमें फिर निर्णय करना पड़ता है कि क्या करें, फिर दोबारा करें नहीं करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो एक चैलेंज, चुनौती हो आपके जाता है। साथ कभी ऐसी पजल्ड सिचुएशन हुई जब आपको भी समझ में ना आया हो कि ओटी के अंदर अब क्या करूं मैं? नहीं, ओटी के अंदर तो बहुत कम होता है, फिर हम लोग के पास इंस्टीट्यूशंस में तो हेल्प होती है, ओके। तो हम लोग एक दूसरे डिपार्टमेंट से अगर मान लीजिए चाहिए तो बुला लेते हैं, कर लेते हैं, या अपने यंगर कुलीग की राय ले ली, वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये बट हो जाती है ऐसी स्थिति कि आपको एक ओपिनियन चाहिए उस समय कि यार इसमें क्या करें, सो दैट इट बिकम्स ए कंबाइंड डिसीजन, नॉट दैट मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा निर्णय करूँ जो पेशेंट को नुकसान भी कर सकता है, तो ऐसा निर्णय नहीं करेंगे। अच्छा, कई सारे मिथ पे तो मैंने बात की आपसे, एक और बात कही जाती है, अब मुझे नहीं पता कितनी सच है, कि भाई डॉक्टर्स स्टिचेस खुद नहीं लगाते, वो स्टिचेस दूसरे जूनियर डॉक्टर से लगवाते हैं, और ये वजह होती है कि सीनियर डॉक्टर एक समय पर स्टिचेस लगाना भूल जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, भूल तो नहीं जाता, लगाते तो मैं आज भी लगा देता हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि तो परफेक्शन नहीं आ वो पाता। कैसे, फिर उनका ग्रूमिंग कैसे होगी? हाँ। अगर टाँका भी मैं लगा दूंगा स्किन का, हालांकि पेशेंट को तो स्किन ही दिखती हाँ। है ना, बट लेकिन वो इतना कोई चैलेंजिंग नहीं होता, तो वो उसमें वो इतना सोचने की जरूरत हाँ, नहीं है आपको, काम वो भी कहते हैं ना कि आम खाइए गुठलियों का क्या करना है। हाँ, नहीं, वो करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट्स हाउ ग्रूमिंग टेक्स प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, अब दो तीन चीजें और मैं आखिर में आपसे पूछूंगा। एक तो क्या, जब सर्जरी हो रही होती है किसी की भी, है ना, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं आगे चल के। लाइक किसी ने सर्जरी कराई, उसको मार्क्स आ गए, किसी ने सर्जरी कराई, कहते हैं टाके पक गए, किसी ने सर्जरी कराई, बहुत तरीके की चीज़ें हुई। क्या सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे गुजरना ही पड़ेगा, या आपको लगता है कि मॉडर्न साइंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि सर्जरी को रिप्लेस कर सकती हैं? ऐसा है मॉडर्न साइंस में? बहुत अच्छा प्रश्न है तुषार, ये आपने पूछा है। सर्जरी, what I say and lot of my colleagues believe in this, surgery should not be the first option, ये पहला विकल्प नहीं होना चाहिए किसी भी रोग के लिए। यदि उसमें वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो सर्जरी सबसे आखिर में होगा। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जो आपका बिना किसी दवाई के ठीक हो जाए बेस्ट है, मिनिमल दवाई के साथ ठीक हो जाए फिर नेक्स्ट बेस्ट है, या मैक्सिमल दवाई के साथ ठीक हो जाए वो बेस्ट है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। अब हर्निया है जैसे जी, उसका तो कोई विकल्प नहीं है मेडिसिन में, या गॉलब्लैडर में पथरी हो गई तो वो किसी भी दवाई से घुलती नहीं है, या किडनी में हो गई, अब किडनी खराब हो जाएगी अगर आप नहीं कराएंगे। छोटी पथरी, पानी आप ज़्यादा पीजिए निकल जाएगी। तो कुछ रोगों का उपचार जो है वो मिनिमल इंटरवेंशन से हो जाता है। तो दूसरे, अब गॉलब्लैडर का ऑपरेशन है जिसको हम मिनिमली इन्वेजिव तरीके से निकालते हैं, उसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा, नो मेडिकेशन, मिनिमल मेडिकेशन, मैक्सिमल मेडिकेशन, देन मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, एंड देन इन्वेजिव सर्जरी एंड मैक्सिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो मिनिमल इन्वेजिव में अब लेप्रोस्कोपी आजकल आ जाती है, रोबोटिक्स आ जाता है, और एंडोस्कोपिक जितना भी यूरोलॉजी आजकल 90% एंडोस्कोपिकली हो जाता है। एग्जैक्टली। इसी प्रकार से ज़्यादातर पेट के ऑपरेशन अब लेप्रोस्कोपी से हो जाते हैं। तो उससे डेफिनेटली मॉर्बिडिटी कम हुई है, बड़े इंसिजन नहीं देते तो इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन वगैरह कम हुए हैं, एंटीबायोटिक की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो खर्चे भी कम हुए हैं उससे। आप काम पे जल्दी वापस भी जा सकते हैं, आप चल फिर ज़्यादा जल्दी सकते हैं, आपको ओरल इंटेक जल्दी शुरू हो जाता है ऑपरेशन के बाद। तो ये बहुत बहुत सारे लाभ हैं जो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के होते हैं, जो पहले, अब गॉलब्लैडर सारे हम लोग ओपन करते थे, बिल्कुल, अपेंडिक्स सारे ओपन होते थे पहले। तो वुंड इन्फेक्शन, जैसे आपने ठीक कहा कि घाव में
पस बन जाना बहुत तरीके के साइड इफेक्ट्स आ जाते अनकॉमन हैं। नहीं है। लेकिन आज भी जैसे किसी के आंत फट गई अंदर, जी। तो उसमें हो सकता है अभी भी पेट हमको खोलना पड़े, उसमें वुंड इन्फेक्शन हो गई होगा, उसमें मॉर्बिडिटी होती है, फिर हर्निया भी बनते हैं। तो वो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस। यानी कि मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे तरीके ऐसे दिए हैं जिससे कि साइड इफेक्ट्स को बचाया जा सकता है, और मुझे लगता है मॉडर्न साइंस आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सुविधाओं को देगी। धन्यवाद सर, आप इस Thank स्टूडियो you में so आए, much. और मुझे लगता है कि कोई और मुलाकातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि 50 साल का हाँ, नहीं एक्सपीरियंस। नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल, मुलाकात यात्रा अभी शुरू हुई है हमारी आपकी। बिल्कुल तो इसमें तो बहुत सारे आयाम हैं जो हम लोग जिस पर चर्चा कर सकते हैं। और बिल्कुल। मुझे आके बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, जिस प्रकार से आपने मिथ्स पे पूछा, जी और मे भी एक कभी कैरियर पे बच्चों के बिल्कुल। जैसे होते हैं, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।